सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आगामी केंद्रीय बजट में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र से जुड़ी अपेक्षाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक संदीप दास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। आम बजट 1 फरवरी को पेश हो रहा है। बजट पर देश के सभी लोगों की नजरें लगी हुई हैं। हर किसी को अपेक्षा है कि इस बजट से हमें क्या मिल सकता है। आज इस कार्यक्रम में हम खास तौर से कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास के लिए क्या क्या अपेक्षाएं रह सकती हैं किसानों की, गांव में रहने वाले लोगों की, उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के विश्लेषक संदीप दास। संदीप जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि 2025 का जो बजट प्रस्तुत होने वाला है उसमें कृषि और ग्रामीण विकास के लिए क्या सब संभावित हो सकता है या होना चाहिए। पिछले कई बजटों में जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है तो एग्रीकल्चर और कृषि और जो रूरल डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया, क्योंकि अभी भी देखिए भारत में करीब 55 से 60% लोग गांव में रहते हैं और एग्रीकल्चर रिलेटेड करीब 50% जो लेबर है एग्रीकल्चर के साथ लिंक एसोसिएटेड है। तो ये बड़ा जो जीडीपी का शेयर करीब 16 से 17% है। बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि यही दोनों जो बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम बोल सकते हैं कि उसको माना जाता है, ये दोनों सेक्टर। तो इस बजट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें करीब करीब बहुत सारी चीज़ जो किसानों के लिए है और गांव में जो लगते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के सहित वो अनाउंस किए जाते हैं। तो जहां तक जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो बजट आने वाला है उसके बारे में सरकार का काफ़ी फोकस है। एंड जो फाइनेंशियल एलोकेशन का मैं थोड़ा सा आंकड़ा में बता देता हूँ आपको। करीब करीब एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इनका करीब करीब ग्रामीण विकास मिनिस्ट्री का दोनों का मिनिस्ट्री बना दोगे, टोटल बजट का करीब 7-8 लाख करोड़ रुपया इन्हीं को जाता है, बस 2 मिनिस्ट्री। तो इसलिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या अनाउंस होगा। हालांकि डिमांड तो बहुत आ रहा है कि इसको इंक्रीज किया जाए। अल्टीमेटली एम है फार्मर्स का इनकम बढ़ाना, क्योंकि जो ये सरकार पहले से काम करती आ रही है, फार्मर्स इनकम बढ़ाना जो कि उचित दाम मिले, उसको लिमिटेड प्राइस मिले। और सेकंड पॉइंट इज फार्मर्स इनकम बताए तो रूरल जो हम लोग बोलते हैं रूरल डिमांड, तो बजट का फोकस आई थिंक इस टाइम बहुत ज़्यादा रहने वाला है ऑन बूस्टिंग जो बोलते हैं रूरल डिमांड को बढ़ाने के लिए। यदि ग्रामीण मांग बढ़े उस पर अधिक सरकार जोर देगी, इसके आसार है। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि 2 पक्ष यदि हम चुनना चाहेंगे, एक कृषि के लिए दीर्घकालीन लंबे समय के लिए जो बुनियादी ढांचा है उस पर जोर रहने की संभावना इस बार है, या सरकार जो सब्सिडी दिया करती है कृषि को उन्नत बनाने के लिए, मशीनों के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, क्या लग रहा है आपको किस पर सरकार अधिक ध्यान देगी? देखिए दोनों तरफ देना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए जो क्लाइमेट चेंज जो आप देखोगे लास्ट करीब 3-4 साल में जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है जो एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। कभी गर्मियाँ हो जाती है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाता है, तो वो बहुत इम्पैक्ट करता है। तो किसान को उसमें जैसे बोला जाता है ना, जो खेती है सबसे रिस्कीस्ट प्रोफेशन है, इतना रिस्क प्रोन हो गया है क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, जो क्लाइमेट रेजिलेंट सीड बनाना, क्रॉप इंश्योरेंस देना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के थ्रू है, तो वो उसके ऊपर सरकार जानेगा कैसे ये सब सारे स्कीमों को और भी बेहतर बना जाए। पर्टिकुलरली फोकस रहेगा क्लाइमेट चेंज जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आया है, इंडिया के नहीं ग्लोबली भी आया है, तो क्योंकि उसका सीधा असर कृषि को ऊपर पड़ता है। यहाँ पर संदीप जी, क्या आप समझते हैं कि जो मौसमगत बदलाव हो रहे हैं उसके लिए सरकार की नीतियाँ कहाँ और किस रूप में होनी चाहिए? जो फसल बीमा योजना सबसे कम प्रीमियम वाला स्कीम है उसको इनकरेज करने के लिए अभी बहुत सारे राज्य अभी उस स्कीम में नहीं आए हैं, उसको बढ़ा देने के लिए सरकार डेफिनेटली कुछ अनाउंस करेगी। अभी जो सरकार का जो फसल बीमा योजना है बहुत ही कम देना पड़ता है, ये वॉलंटरी है, तो सरकार वो इंसेंटिव करेगी। और उसके अलावा कैसे फसल को बचाया जाए, वन इज द क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स रीजन प्रैक्टिस, बेसिकली जो कैसे खेती अपनाया जाता है उसको लेकर सरकार काफी अनाउंस करने वाली है स्कीम्स की। क्लाइमेट रेजिलियंस सीड और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे फार्मर्स अपनाए, क्योंकि यहाँ स्मॉल फार्मर्स काफी है, तो उनको कैसे बढ़ाया जाए। और बिसाइड दैट जो पीएम किसान जो डायरेक्ट सब्सिडी वाला जो मामला है उसमें भी सरकार 6,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में से करीब करीब 9 करोड़ को मिल रहा है अभी। उसके साथ सरकार का ये भी डिस्कशन चल रहा है कि कैसे सब्सिडी का लाभ, जो फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी स्पेशली, उसका लाभ सीधा कैसे मिले, किसान को सस्ते में मिलता है यूरिया और डीएपी जो खाद है। जी जी, अभी वो सब्सिडी जाता है कंपनीज को जाता है ताकि वो रियायती दाम पर बेचें। करेक्ट। तो अभी उस सरकार का पहल हो रहा है कि उसको डायरेक्टली कैसे दिया जाए। आपको लग रहा है कि किसानों के लिए हो सकता है कि इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ साथ
जो खाद पर छूट दी जाती है वो सीधा उनके खाते में दी जाएगी, जैसे 6,000 रुपए दिए जाते हैं, कुछ इस तरह? जो पायलट प्रोजेक्ट सरकार डिस्कस कर रही है, फिर उसको व्यापक तरीके से पूरा कंट्री में इम्प्लीमेंट करने का डायरेक्ट सब्सिडी। इसके साथ साथ भी आप देखिए कुछ ही महीने पहले एक नेचुरल फार्मिंग स्कीम लॉन्च किया है। नेचुरल फार्मिंग क्यों जरूरत है? क्योंकि हम लोग जो डिस्प्रोपोर्शनेट यूज होता है जो खादों का यदि आवश्यकता से अधिक उपयोग हो जाता है जी, उसको रोकने के लिए नेचुरल फार्मिंग कैसे अपना जाए, उसके ऊपर काफी अनाउंस होने वाला है बजट में। तो उसके लिए एक बार काफी अनाउंसमेंट होने वाला है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट, सीड्स और आपका जो पोस्ट हार्वेस्ट जो सपोर्ट सिस्टम है और जो क्रॉप इंश्योरेंस है, ये सारा जो एक एग्रीकल्चर सिस्टम में एक बैकबोन है। ये सारी चीज तमाम एक होलिस्टिक अप्रोच मुझे लगता है गवर्नमेंट करने वाली है। यहाँ पर सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए या आय नियमित रहने के लिए क्या सब बदलाव आपको लग रहा है कि नीतियों में कोई परिवर्तन होगा? संभावना है, क्योंकि अभी जो ऑयल सीड और पल्सेस फार्मर्स है, क्योंकि ये दोनों चीजें हम करीब करीब आपको जैसे आंकड़ा बता दें 58% जो एडिबल हम खाते हैं वो इम्पोर्ट करते हैं हम लोग जी जी, और करीब करीब 15 से 18% ऑफ पल्सेस जो दालें हम लोग खाते हैं वो इम्पोर्ट जी जी। तो सरकार ने अभी अनाउंस कर दिया कि तूर, उड़द और जो मसूर है, ये तीनों दाल सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं जी। उसके लिए 100% प्रोक्योरमेंट जो खरीदारी होगी एमएसपी से खरीदा जाएगा। अभी क्या है कि भी इसमें इशू है कि ये सब सारे जो ऑयल सीड और पल्सेस है ये करीब करीब ओनली 50-60 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में होता है, तो उसको कैसे नॉन ट्रेडिशनल एरिया में लाया जाए, झारखंड, यूपी, उसके तरफ भी सरकार फोकस कर रही है कि इसको थोड़ा सा व्यापक तरीके बनाया जाए। सो हमारा इंपोर्ट कम हुआ है और फार्मर्स वो इसी ऑयल सीड और पल्सेस को प्रोड्यूस करे और क्रॉप डाइवर्सिटी को। हम लोग का क्या हो रहा है, बहुत सारे ज्यादा पैडी प्रोक्योर करें, चावल, हमारे पास बहुत ज्यादा सरप्लस चावल है। आप एक बहुत महत्वपूर्ण कहने के बिंदु की ओर चर्चा कर रहे हैं। ये श्रोताओं के नजरिए से भी और किसानों के नजरिए से भी इम्पोर्टेंट है कि सरकारी खरीदारी के चलते एक खास तरह की फसल उगाए जाने की ही प्रवृत्ति बन गई है विभिन्न क्षेत्रों में, खासतौर से जो दिल्ली के नज़दीक के प्रांत हैं वहाँ अधिक देखा जा रहा है। यदि हम उदाहरण के रूप में लें तो पंजाब में जहाँ की जलवायु रबी फसल के लिए बेहतर थी, वहाँ चावल उपजाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि धान की खरीदारी बड़े पैमाने पर होती है, गेहूं की खरीदारी बड़े पैमाने पर होती है। पहले श्रोताओं आपको हम ये जानकारी देते हैं कि हमारे संवाददाताओं ने विभिन्न प्रांतों में चर्चा की है किसानों के साथ। खासतौर से हम आपको लिए चलते हैं पंजाब, जहाँ से हमारे संवाददाता आम लोगों से ग्रामीण विकास के लिए क्या अपेक्षाएं उनकी हैं, साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। चुनिंदा किसानों की बातचीत और लोगों की बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम जोगा सिंह, विलेज महीजीतपुर, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਾਜਰ, ਮੱਕੀ, ਝੋਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿंग करके किसानों ਨੂੰ उत्तम भाव मिल सके। नरेश कुमार गुलाटी, सेवा मुक्त डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग पंजाब। आज हम अगर प्री बजट की बात करते हैं तो हमारे राज्य में इस वक्त जो समस्या है वो है हमारे जो कृषि के स्रोत हैं वो बड़े कम हो रहे हैं। हमारा ज़मीन के नीचे पानी है वो बहुत कम हो रहा है और उसके लिए हमें चाहिए कि ऐसे बजट में प्रोविज़न हो कि जो किसान पानी की बचत करते हैं, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, जहाँ ऐसी कोई टेक्निक अडॉप्ट करते हैं जिससे पानी की बचत हो, तो उनको खास तरह का इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। मैं गुरदीप सिंह, जिला अमृतसर। किसान खास करके छोटे ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇ। श्रोताओं, आकाशवाणी की ओर से ओडिशा में भी विभिन्न लोगों के साथ चर्चा की गई है कि वे कृषि क्षेत्र के लिए और ग्रामीण रोजगार के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं। आइए हम इन अपेक्षाओं को जानते हैं। मैं अरुण कुमार आचार्य, प्रोफेसर इन एंथ्रोपोलॉजी। हम लोग को जलवायु परिवर्तन के लिए थोड़ा अवेयरनेस नहीं है। गांव का लोग जो है उसको पता नहीं है कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, तो वो क्या होता है ना, वो पुराना स्टाइल से वो उसका खेती करता है। तो ये क्या होता है, तो पुराना खेती और कम पानी होने की वजह से हम लोग का एरिया में बहुत ड्राउट हो रहा है। मैं इसीलिए प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ कि ग्रामीण लोगों को थोड़ा अवेयर करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर चित्रसेन भोए, मैं कलाहंडी यूनिवर्सिटी में अभी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मुझे लगता है कि 3 सेक्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ओडिशा का विकास के लिए: खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य। इसी रीजन्स को देखते हुए ओडिशा का जो भी अपकमिंग बजट रहेगा उस हिसाब से बजट एलोकेशंस होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट प्रस्तुत है।
आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह खेती को आगे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस इस बजट का होने की उम्मीद है। साथ ही साथ ये भी उम्मीद की जाती है कि खेती से जुड़ी हुई जो इनपुट्स हैं उन पर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। उर्वरक की भी सब्सिडी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही साथ जो खास बात इस बजट से उम्मीद है कि प्राकृतिक खेती को लेकर जो पिछले बजट से शुरुआत हुई है उसके दायरे को बढ़ाया जाएगा। आने वाले बजट के लिए कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियों में तीव्रता आए, किसानों के अंदर जागरूकता आए, किसानों की आमदनी बढ़े, जो कृषि पर आधारित जितनी भी शिक्षा है, चाहे विश्वविद्यालय हों, कॉलेज हों, चाहे संस्थाएं हों, वहाँ के विद्यार्थी स्वरोजगार की तरफ अग्रसरित हों। हमें आने वाले बजट से ये अपेक्षाएं हैं। आपने एक बहुत ही अच्छे बिंदु की ओर इशारा किया है कि सरकारी खरीदारी विशेष रूप से जो की जाती है उसके चलते किसानों में एक नई प्रवृत्ति बनी है खास किस्म की फसलों को उगाने की। ये किस रूप में बदला जाना चाहिए? आप देख सकते हो कि चावल और गेहूं का प्रोक्योरमेंट 8-10 स्टेट में काफी प्रोक्योरमेंट होता है। प्रोक्योरमेंट करके उसको करना क्या है, उसको पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उसके थ्रू सप्लाई होता है। उसके अलावा भी काफी सरप्लस इनके पास स्टॉक था क्योंकि ये दोनों ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। पर्टिकुलरली पंजाब हरियाणा में सरकार का ये फोकस है कि इसको वहां से कुछ पैडी एरिया को शिफ्ट किया जाए, ऑयल सीड और पल्सेस को। बट किसान को जब तक वो शिफ्ट नहीं करेगा तब तक उसका एस्योर्ड खरीदारी नहीं करेगा गवर्नमेंट। तो उसी को लेकर सरकार काफी सारा काम कर रही है। तो मुझे लगता है बजट में हो सकता है कि कोई फंड आ सकता है प्रोक्योरमेंट के लिए फॉर ऑयल सीड एंड पल्सेस, सो दैट किसान उस तरफ आकर्षित हो। 1.8 लाख करोड़ का इंपोर्ट था खाली एडिबल ऑयल पल्सेस पिछला साल 2024 में। तो इतना बड़ा इंपोर्ट हम कम कर सकते हैं। वो जो लाभ है वो किसान को जाए सीधा। ऑयल सीड और पल्सेस खाली ये क्रॉप नहीं है, ये सॉइल के लिए भी कभी अच्छा था। पल्सेस काफी नाइट्रोजन फिक्स करने में और पानी का लागत भी कम होता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के थ्रू मुझे लगता है बजट में कुछ अनाउंस हो सकता है। और भी एक अनाउंसमेंट में देखता हूँ कि एसेंशियली जो एक पैकेज है क्रॉप इंश्योरेंस, और उसके अलावा आप देखते हैं बहुत सारे जो नेचुरल फार्मिंग वाला जो फोकस है, तो ये तमाम सारी चीजें एक पैकेज के थ्रू अनाउंस हो सकता है बजट में, क्योंकि सरकार का फोकस यह है कि फार्मिंग को लेस रिस्की कैसे किया जाए, उसका इनकम बढ़े। श्रोताओं, एक जमाना था जब कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान, यानी खेती को ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम आजीविका का माना जाता था। लेकिन अब कृषि एक रिस्की कह ले आजीविका के क्षेत्र में पहुंच चुकी है, जहां पर कि बहुत सारे लोग अपने रोजगार के लिए निर्भर हैं। यहाँ हम रोजगार की चर्चा करना चाहेंगे। कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा जैसी योजनाओं ने और इस तरह के कार्यक्रमों ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि उद्योग जगत से मनरेगा को लेकर चिंताएं भी जताई गई कि इसके चलते हमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, सरकार किस तरह बैलेंस बनाएगी? क्या रुख रहने के आसार हैं सरकार? ये बता देते हैं, मनरेगा जो स्कीम है वो एक जॉब गारंटी स्कीम है। जॉब गारंटी स्कीम में 100 दिन का काम देने का गारंटी है उसमें। तो ये एक सरकार एक असिस्टेंस है प्रोग्राम बेसिकली एसेंशियली जी तो सपोर्ट, और उस प्रोग्राम को कैसे यूटिलाइज किया जाए रूरल एसेट बनाने के लिए। तो हालांकि नरेगा के तो बहुत सारे काम होते हैं, काफी रोड बनाना, काफी तालाब बनाना, वो सब काम होते हैं। तो करीब करीब 80-90 हजार करोड़ रुपए सरकार करीब खर्चा होता है हर साल। करीब करीब 5 करोड़ जो सबसे पुअर फैमिली उसमें एंगेज होते हैं। करीब 56 दिन का एवरेज काम मिलता है, क्योंकि इसे डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम। 100 दिन का मांगेगा 100 दिन मिलेगा, बट वो लास्ट जो जितना चाहिए उतना मिलता है। और ये सीजनल है। मैं उसमें एग्री नहीं करता हूँ कि लेबर शॉर्टेज इसके वजह से होता है, क्योंकि ये सीजनल होता है। क्योंकि जब उसका काम नहीं है, जो हार्वेस्टिंग के बाद जब काम नहीं होता है तब ये काम होता है। हालांकि 100 दिन का गारंटी है। तो ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 1 लाख करोड़ करीब उनको लोगों को दिया जाता है। तो ये काफी ग्रामीण जो एक इनकम इंक्रीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर ये प्रोग्राम बेसिकली। तो श्रोताओं की ओर से संदीप जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने बहुत सारी जानकारियां दी, उपयोगी और सार्थक जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आगामी केंद्रीय बजट में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र से जुड़ी अपेक्षाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक संदीप दास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में